स्टार्ट करते हैं हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं स्टार्ट करते हैं। तो प्रव्रजन से मैंने कहा था कि हम शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं। भारत में शहरीकरण के प्रक्रिया में ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों में प्रव्रजन होता रहा है। प्रव्रजन मतलब कि आना जाना होता रहा है और यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत के शहरी आयोग ने ग्रामीण शहरी प्रव्रजन को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। आयोग यह बताता है कि इस प्रक्रिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से न केवल अधिक श्रमिक मुक्त किए जाते हैं, बल्कि इन शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन श्रमिक, हरिजनों और आदिवासियों को काम के अवसर भी प्राप्त होते हैं। शहरों में बात की जा रही है कि जो ग्रामीण जो भूमिहीन होते हैं, जिनके पास भूमि नहीं होती है गाँव में, या जो मजदूर होते हैं, उनको शहरों में कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाता है। जैसा कि हमारे संविधान में व्यवस्था है, इन लाखों लोगों के लिए शहर हमेशा आशा के आधार बने रहेंगे, जहां वे अपना नया भविष्य बना सकते हैं। भारत में शहर की ओर प्रव्रजन में मतलब आने में यह वृद्धि बिल्कुल नई दिशा है जो 1930 के अंत में प्रारंभ हुई। भारतीय शहरी क्षेत्रों में जितने भी प्रव्रजक हैं, जितने भी आने वाले हैं, उनमें 20% लोग पाकिस्तान से विस्थापित हैं। विस्थापित मतलब वहाँ से आए हैं। 51% उन्हीं राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के तथा 25% अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग हैं। शहरी क्षेत्रों में आवर्जकों के सैलाब में अधिकांशतः पुरुष होते हैं। अब इसका आवर्जक मतलब होता है जो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर जो आते हैं शहरी क्षेत्रों में, वो ज़्यादातर पुरुष होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का अतिरिक्त श्रमिक बल रोजगार की आशा में शहरी केंद्रों की ओर जाने के लिए बाध्य होता है। रोजगार के लिए लोग गांव से शहर की ओर भागते हैं। शहर की ओर ग्रामीण जनसंख्या के बड़े भाग को खींच लेने के लिए जिम्मेदार कारणों में विभिन्न प्रकार की आकर्षक नौकरियों की आशा, अच्छा आवास, अच्छा घर, चिकित्सा, शिक्षा और संचार सुविधाएं शामिल हैं। यहाँ ये नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि औद्योगिकरण को शहरीकरण के लिए आवश्यक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गांव के प्रव्रजन की प्रक्रिया तभी प्रारंभ होती है जब कृषि का क्षेत्र विकास सापेक्ष स्थित बिंदु पर पहुंच जाता है। इसी कारण गांव में भूमि व्यक्ति का अनुपात में असंतुलित हो जाता है। मतलब इसमें यही बात की गई है कि जो औद्योगिकरण है, जो जगह है, जो भूमि होती है, औद्योगिकरण लगने पर जो भूमि होती है वो कहीं ना कहीं उद्योगों में लग जाती है, जिसकी वजह से जो कार्य होता है, जो लोग मजदूर होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं वो शहरों की ओर भागने लग जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भूमि, वो भी उनके पास भी भूमि ख़त्म हो जाती है, भूमिहीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं उस शहरों के लिए जो रोज़गार के लिए उस शहरों की ओर भागना पड़ता है उन्हें। फलते औद्योगिकरण ना भी हो तब भी गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं। आगे पढ़ते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पहलू। इसमें सांस्कृतिक पहलू पे हम विचार करेंगे। समाज के सांस्कृतिक पहलू क्या है। भारत के नगरों और शहरों ने शहरीकरण की प्रक्रिया में जातीयता मतलब जाति, निर्जाति, प्रजाति, वर्ग और संस्कृति के संदर्भ में विषमता मिलती है। मतलब हमें शहर में देखा जाए तो हमें हर तरह के लोग मिलेंगे, हर जाति के लोग मिलेंगे, हर वर्ग के लोग मिलेंगे। शहरी क्षेत्रों में हमेशा से विभिन्न संस्कृतियों का सह अस्तित्व बना रहा है। विभिन्न संस्कृतियाँ शहरों में रहते हैं, कोई किधर से है, कोई कहाँ से है, इस प्रकार कह सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि यद्यपि विभिन्न जातियों और जाति समूहों ने शहरों में अपने आप को एक दूसरे के साथ सामंजस्य मतलब एक मेल मिलाप में स्थापित कर लिया है, एक सामंजस्य बना लिया है, फिर भी अपनी अलग परंपरागत पहचान बनाए रखने का प्रयास किया है।
उन्होंने अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया है। भले वो शहरों में चले जाते हैं, अलग अलग संस्कृतियों में निवास करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, पर वो अपनी संस्कृति बना के रखते हैं, अपनी पहचान बना के रखते हैं। चाहे त्यौहार के रूप में देख लिए जाए और चाहे जिस तरह भी समझ लीजिए कि अपनी जो परंपरागत चीज़ें जो वो गाँव में करते हैं वो कहीं ना कहीं शहरों में भी करते हैं वही चीज़। चाहे त्यौहार के बारे में बात की जाए या किसी और चीज़ के बारे में भी। प्रव्रजकों ने नगरों में अपनी विशिष्ट संस्कृति परंपराओं को बरकरार रखा है। जैसे मैंने बताया भी, उन्होंने अपनी संस्कृतियों को बरकरार रखा है शहरों में। एन के बोस का कहना है कि प्रव्रजक मतलब होता है जो गांव से शहर या शहर से गांव ऐसे जो जाते आते हैं उनके बारे में प्रव्रजक का शब्द का प्रयोग किया है। प्रव्रजक उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द एकत्र होना चाहते हैं जिनके साथ उनकी भाषाएं, स्थानीय, क्षेत्रीय, जातीय और नरजातीय संबंध होते हैं। लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। जगन्नाथ और हल्दर द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि कलकत्ता में पटरियों पर रहने वाले लोग गांव में अपने सामाजिक संबंध, गांव में सूचना भेजने और गांव से सूचना मांगने के लिए अपने रिश्तेदारों और जाति समूह से घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। एक संबंध बनाए रखते हैं अपने रिश्तेदारों के द्वारा या रिश्तेदारों से ही। इस प्रकार सांस्कृतिक बहुलवाद शहरी व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक आयाम रहा है। अधिकांश भारतीय शहरों में एक मिश्रित चरित्र देखने को मिलता है, अर्थात वे राजधानी शहर होते हैं, व्यवसाय और वाणिज्य के केंद्र होते हैं तथा महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन होते हैं। इस प्रकार के शहरों में एक प्रकार के कोर क्षेत्र का पता चलता है और जहां शहर के पुराने निवासी रहते हैं। ये शहर का सबसे पुराना क्षेत्र होता है और इसके किनारे हम नए अप्रवासियों को देख सकते हैं। इस कोर जनसंख्या के आवासीय विन्यास से भाषा, जाति और धर्म के प्रति एक गहरा संबंध देखने को मिलता है। इस तरह के शहर के रूप में मुंबई का उदाहरण पेश किया जाता है। लिंच ने भी बताया है कि कई भारतीयों शहरों में विशेषकर आगरा जैसे पारंपरिक शहरों में पड़ोसी वर्ग, जातीय, धार्मिक समूह के संबंधों में भी अभी भी सदा की तरह एक रूपता बनी हुई है। मतलब एक जैसे ही है, एक रूपता बनी हुई है। आगरा में जातव जाति के अछूत लोग विशिष्ट क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं, जो मोहल्ला कहलाता है या वार्ड कहलाता है, जहाँ वो एक साथ रहते हैं। परंतु जो भी परिवर्तन हुए हैं वह मुख्यतः राजनीतिकरण, शिक्षा के प्रसार और व्यावसायिक बहुविधीकरण के बदौलत हुए हैं। जो भी परिवर्तन हुए हैं, डिसूजा ने यह पाया कि चंडीगढ़ जैसे नियोजित मतलब एक प्लानिंग शहर होता है, जिसको एक प्लानिंग के द्वारा बनाया गया, एक अच्छे से बनाया गया हो, हर चीज़ को एक उससे बनाया गया हो, हर एक चीज़ जैसे सिंधु सभ्यता है या मोहनजोदड़ो सभ्यता अगर आपने सुना होगा तो उसको जिस प्रकार बनाया उस प्रकार उसी का उदाहरण देख सकते हैं। चंडीगढ़ जैसे नियोजित शहर में नरजातीयता, सामान्य हित एवं अन्य असमानताओं के आधार पर पड़ोस का विकास नहीं हुआ है। इस शहर में धार्मिक क्रियाकलाप, मित्रता और शैक्षणिक संबंध व्यक्ति के अपने पड़ोस से बाहर की गतिविधि है। शहरी समाज में सामाजिक संस्कृति ने नया रूप ले लिया है। शहरी समाज में ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में शहरीकरण के साथ ही जाति का वर्ग में रूपांतरण हो जाता है, परंतु जाति प्रथा फिर भी हर शहरों में विद्यमान रहती है। यद्यपि उनसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक अंतर रहता है। रामकृष्ण मुखर्जी ने अपने अध्ययन में बताया कि कलकत्ता में लोग जाति अनुक्रम के संदर्भ में अपना ओहदा तय करते हैं, मतलब जाति के आधार पर वो अपना ओहदा तय करते हैं कि हम क्या हैं। सामाजिक स्तर का निर्धारण व्यावसायिक श्रेणियों के आधार पर भी हुआ है। इसका अर्थ है कि लोग जो खुद के द्वारा जो खुद अच्छे या
कुछ अच्छे पोजीशन ग्रहण कर लेते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, तो वो भी एक अपना सामाजिक स्तर पर निर्धारण, एक व्यावसायिक श्रेणी के आधार पर भी वो अपना नाम कर सकते हैं, नाम करते हैं। उदाहरण के लिए हैरोल्ड गोल्ड का कहना है कि अनेक धार्मिक एवं जातीय समूहों वाले लखनऊ के रिक्शा चालक अपने समान पेशे के संदर्भ में आपस के कामों और आचार व्यवहार में एकरूपता दिखलाते हैं। और ये भी पाया गया है कि शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय का चयन करते समय उसके निर्धारण में जाति की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती शहरी क्षेत्रों में, परंतु ये ध्यान देना आवश्यक है कि जाति और वर्ग दोनों का ही समय और स्थान पर स्थिति के आधार पर अपना अपना महत्व है। समय और स्थिति के अनुसार अपना अपना महत्व। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी कभी ऐसी इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, अपनी जाति के आधार पर बात की जाए या ठाकुर बात की जाए, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन्हें छोटा काम भी करना पड़ सकता है। तो इसमें यही बात की गई है कि कभी कभी समय और स्थान, कभी कोई भी रुख बदल सकता है। इसमें ये बात कही गई, समय और स्थान स्थिति के आधार पर अपना अपना महत्व होता है। कोई बड़ा आदमी छोटा काम भी कर सकता है, छोटा आदमी बड़ा काम भी कर सकता है। विवाह और परिवार सामाजिक जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। सामाजिक जीवन के शहरी क्षेत्रों में जीवन साथी के चुनाव के संबंध में जाति नियम कठोर नहीं रहे हैं। शहरों में युवा पुरुष और महिलाओं के आपस में मिलने जुलने के अवसर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों ने भी अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया है। इसके परिणाम स्वरूप, अंतर्जातीय मतलब होता है कि कोई भी एक, जरूरी नहीं कि उसी जाति में शादी करना, कोई भी ये इधर कोई इस जाति का कोई है तो दूसरी जाति का कोई भी हो सकता है, तो उसको प्रोत्साहन दिया है शहरी क्षेत्रों में। इसके परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह हो रहे हैं। अंतर्धार्मिक अर्थ में उदाहरण दूँ तो जैसे हिंदू और मुस्लिम की बात की जाए तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये अंतर्धार्मिक हैं। अंतर्जाति की बात की जाए तो जैसे ठाकुर हुआ या यादव हुआ या ऐसी चीज़ों में कह सकते हैं जो एक अलग अलग जातियों के हुए, तो इनमें विवाह हो रहे हैं। हालांकि ये माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। जो पूरा परिवार दादा दादी सब मिलकर रहते थे, अब कहीं न कहीं परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। परंतु देश के विभिन्न भागों में किए गए अध्ययनों से स्पष्ट पता चलता है कि अभी भी शहरों में संयुक्त परिवार मौजूद है। ये उन्हें कुछ जातियों जैसे दिल्ली के खत्री और मद्रास के चटियारों में देखा जा सकता है। भारतीय शहरों का अध्ययन सांस्कृतिक धरोहर के संदर्भ में किया जाना चाहिए। भारतीय शहरों का अध्ययन, शहरों में प्रव्रजक, माइग्रेंट्स जिसे कहते हैं, शहरों में प्रव्रजक द्वारा बहुत सी लघु परंपराएं लाई गई हैं, छोटी मोटी परंपराएं लाई गई हैं अपने गाँव से, और वहाँ व्याप्त विविध परंपराओं के आयामों में भी परिवर्तन हुए हैं। यह बताया जा चुका है कि आधुनिक शहर में वृहद परंपराओं के कई स्वरूप में बदलाव आए हैं। मिल्टन सिंगर का कहना है कि परमेश्वर के प्रति बौद्धिक और धार्मिक नज़रियों को भक्ति के नज़रियों के पक्ष में त्यागा जा रहा है, जो कि अधिक उदारवादी है और मद्रास की शहरी परिस्थितियों के अनुकूल है। माइक्रोफोन सिनेमा और ऑटोमोबाइल्स जैसे टेक्नोलॉजी उत्पादों का उपयोग धार्मिक क्रियाकलापों के संवर्धन में किया जाता है। मद्रास जैसे महानगर में धार्मिक गतिविधियों में कमी नहीं आई है, बल्कि उनका आधुनिकीकरण हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि अब हर जो पुरानी चीज़ें हैं मद्रास या साउथ की तरफ की बात की जाए तो उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है, वो बल्कि वो आधुनिक एक अलग ही टेक्नोलॉजी से अपने धर्म हर चीज़ को पेश करते हैं। मतलब पुराने फिल्म में देख लीजिए, साउथ की मूवीज़ में देखेंगे आप तो एक अलग ही टोन में वो अच्छे से प्रस्तुत करते हैं कि कोई भी किसी को भी अच्छे लगने लग जाए, तो एक आधुनिकीकरण के रूप में देखा जाए तो प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार 21वीं सदी के आगमन के साथ कंप्यूटर तथा इंटरनेट की टेक्नोलॉजी के विकास और व फैलाव ने भी संचार की नई सुविधाओं के साथ नाना क्षेत्रों में, मतलब अनेक क्षेत्रों में इनके उपयोग को बढ़ाया है।
फलस्वरूप मनोरंजन व धार्मिक कार्यकलापों में इनकी भूमिका शहरों के कोने कोने में दिखाई देती है। तो इसमें हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से इसमें मैंने आपको पढ़ के सुनाया किस प्रकार हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे किस प्रकार बढ़ रही है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी टेक्नोलॉजी काम आ रही है। अब बड़े बड़े स्पीकर की बात की जाए तो वो लगते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के आधार पे भी बताया गया है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम शुरू करते हैं शहरीकरण की वर्तमान प्रक्रिया से जुड़ी समस्याएं। जो शहरीकरण की जो वर्तमान प्रक्रियाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। शहरीकरण की वर्तमान प्रक्रिया ने देश के विभिन्न भागों में अनेक समस्याओं का सामना किया है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्ती मतलब स्लम, जो झोपड़पट्टी होती हैं, मलिन बस्ती के विकास की रही हैं। ये बढ़ रही हैं। मतलब भारत में सभी प्रकार के शहरों में मलिन बस्ती की जनसंख्या शहरी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग है। मतलब ये कहीं न कहीं आपको मलिन बस्ती शहरों में मिल ही जाएगी। यहाँ तक कि चंडीगढ़ जैसे नियोजित शहर भी मलिन बस्तियों से अछूता नहीं रहा है। चंडीगढ़ इतना बड़ा अच्छा सिटी है, तो इसमें भी कहीं न कहीं अछूता नहीं रहा है। इसमें भी आपको मलिन बस्तियों मिल जाएगा, गंदी बस्तियाँ मिल जाएगा। मलिन बस्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्रमशः 32, 25 और 24 है। मतलब कह सकते हैं कोलकाता में 32 है, मुंबई में 25 है और चेन्नई में 24 है। सबसे ज़्यादा बात की जाए तो कोलकाता में। शहरों की मलिन बस्तियां ऐसी बस्तियां होती हैं जहां निम्न स्तर के घर व अत्यधिक भीड़ भाड़ होती है और उनमें बिजली और रोशनदान, सफाई, सड़कों और पीने के पानी की सुविधाओं की कमी रहती है। मलिन बस्तियों बीमारियों, पर्यावरणीय प्रदूषण, अनैतिकता तथा अनेक सामाजिक तनाव के आश्रम स्थल हैं। मलिन बस्तियों में बाल अपराध ज़्यादा होते हैं। जुआ जैसे अपराध भी उत्तरोत्तर बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं बढ़ते हैं जुआ जैसे अपराध। गरीबी के लक्षण इन बस्तियों में दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको प्रश्न आ सकता है कि शहरीकरण की वर्तमान प्रक्रिया से जुड़ी समस्याएं बताइए, तो ये सब आप लिख सकते हैं उसमें। भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया में दूसरी महत्वपूर्ण समस्या आवास की कमी है, घर की कमी है। ये समस्या उन शहरों में काफ़ी उग्र रूप धारण करती है, काफ़ी भयानक रूप धारण करती है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। आवास की समस्या से जुड़ी अन्य समस्याएं शहरी भूखंडों को नियोजित उपयोग के संबंध में रही है। यथोचित आवास की कमी ने विशेष रूप से निम्न आय, जो जिनकी तनख्वाह कम होती है, जिनकी सैलरी कम होती है, निम्न आय वर्ग तथा शहरी गरीबी को अत्यधिक प्रभावित किया है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम और किराया नियंत्रण अधिनियम पारित किया है। किराया अधिनियम मतलब कि किराए का एक नियंत्रण दिया है कि जो किराएदार हैं उनको एक नियंत्रण के अनुसार, मतलब एक जैसे जो मालिक होते हैं वो किराए को बढ़ाने एक नियंत्रण हो उस किराए पे, इस पे सरकार ने अधिनियम पारित किया है। शहरीकरण पर निर्मित राष्ट्रीय परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि सभी नए विकास कार्यों का कम से कम 15% शहरी जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उपयोग के लिए निर्धारित कर दिया जाए। शहरीकरण पर निर्मित राष्ट्रीय परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि सभी नए विकास कार्यों का कम से कम 15% शहरी जनसंख्या के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उपयोग के लिए निर्धारित कर दिया जाए। इसमें यह बताया गया है कि सरकार ने ये कार्य किया है, कोई भी विकास कार्य हो रहा हो तो उसके लिए 15% उन जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए किया जाए, उनकी सहायता के लिए किया जाए। भारत के अधिकांश शहरी केंद्रों में यातायात और परिवहन के लिए नियोजित और पर्याप्त प्रबंधन व्यवस्था की कमी एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है। यातायात और परिवहन की, यद्यपि हमारे महानगरों में लोगों के आने जाने को सुगम बनाने के लिए, सही बनाने के लिए विभिन्न यातायात के साधनों और उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है, फिर भी वहाँ की बढ़ती हुई आबादी के लिए ये अपर्याप्त है, ये कम है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है कि ये भी कम है।
इस प्रकार चिकित्सा, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, पीने का पानी, बिजली की आपूर्ति जैसी जो भी सुविधाएं भारत के अधिकांश शहरी केंद्रों में अभी भी अपर्याप्त है, क्योंकि जब जनसंख्या ही ज़्यादा हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाएगी। शहरी क्षेत्रों में आवास, परिवहन और यातायात, चिकित्सा, यातायात मतलब गाड़ी, यहाँ से वहाँ जो गाड़ियों की बात की गई है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विद्युत, बिजली जैसी सुविधाओं की उपलब्धता की मात्रा और शहरी जनसंख्या की वृद्धि वृद्धि मतलब बढ़ते की बढ़त जिसे कह सकते हैं, विधि के बारे में यह सहज ही कहा जा सकता है। भारत में अति शहरीकरण की प्रवृत्ति व्याप्त रही है। अति शहरीकरण का अर्थ यही हुआ कि बहुत ज़्यादा शहरीकरण, बहुत ज़्यादा लोग, भीड़ भाड़ वाली, तो अति शहरीकरण की प्रवृत्ति व्याप्त रही है। भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ उप शहरीकरण भी होता रहा है। यातायात के आधुनिक साधनों के विकास और आवास की बढ़ती हुई मांगों ने उपशहरीकरण के विकास को प्रशस्त किया है, क्योंकि लोग गांव से शहर में आते हैं या किसी दूसरे शहर से दूसरे शहर में आते हैं तो कहीं ना कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं, खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है। तो क्या कह सकते हैं कि बढ़ती हुई मांगों ने उपशहरीकरण के विकास को प्रशस्त किया है। कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे महानगर तथा भारत के सभी बड़े शहरों में उपनगरीय क्षेत्रों का विकास काफ़ी तेजी गति से हो रहा है। भारत की शहरी विकास नीति का निर्माण ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि ग्रामीण शहरी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने तथा क्षेत्रीय असमानता को खत्म करने के लिए शहरी केंद्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करें। किसमें? जो क्षेत्र में असमानताएं फैली हुई हैं, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, बिजली, पानी, किसी भी चीज़ को लेकर हो, उसको ख़त्म किया जाए। क्षेत्रीय विकास की सकारात्मक भूमिका अदा करें उसके विकास के लिए। भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में आवास, मलिन बस्ती का अंत हटाने, मलिन बस्ती में सुधार, भूमि अधिग्रहण और जो भूमि को कहीं ना कहीं भूमि ख़त्म होती जा रही है, खेती क्योंकि जो भूमि है लोग घर बना लेते हैं, तो भूमि अधिग्रहण या भूमि का कब्जा और विकास से संबंधित अनेक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। किसमें? पंचवर्षीय योजनाओं में। छठी योजना में दिल्ली के केंद्र से क्षेत्रीय नगरों में आर्थिक क्रियाकलापों को विकेंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवधारणा में दिल्ली के इर्द गिर्द स्थित व्यापक क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में बेहतर क्षेत्रीय असमानता लाने का लक्ष्य बनाया गया था कि जो क्षेत्र हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छा बनाया जाए, विकास कार्यक्रम हों, मलिन बस्तियों को हटाया जाए। इसकी स्थापना राजधानी क्षेत्र में हो रही वृद्धि और विस्तार की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना में दिल्ली शस्त्र राज्य क्षेत्र तथा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर भूमि का समग्र विकास शामिल है। जो 30,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को विकास शामिल है। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1985 में एक सर्वाधिक निकाय स्थापित किया गया था और तभी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना का एक प्रारूप तैयार किया गया था। 21वीं सदी के प्रारंभ में इस योजना के फलस्वरूप अनेक प्रकार के विकास दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या हो रहे हैं, जैसे तीव्र गति से आवास निर्माण का काम, सड़कों का निर्माण, परिवहन और तथा यातायात के नए विकसित साधनों का उपयोग, गाड़ियों का आने जाने का, जो सरकारी बसेस हैं उनके बारे में, ताकि लोगों के लिए इधर से उधर जाने में, यहाँ से वहाँ जाने में ठीक रहे। और टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, केबल टीवी का प्रचलन आदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के द्योतक हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, ये कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राजधानी के विकास के लिए ये सारी चीज़ें की गई है, महत्वपूर्ण है।
तो शहरीकरण हमने पढ़ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसी बात का जिक्र किया, अगर आपने ध्यान सुना होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शहरीकरण का प्रभाव। हम पढ़ेंगे, इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रामीण जो गांव का इलाका है उसमें जो शहर का जो प्रभाव पड़ रहा है वो कैसा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण का प्रभाव। तो आगे शुरू करते हैं, ये हमारा बस ख़त्म होने वाला है। भारत में शहरीकरण ने पश्चिमीकरण मतलब होता है जैसे अंग्रेजों के पहनावे या हर बोलचाल, ये सारे इसको पश्चिमीकरण कहा जाता है। शहरीकरण ने पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन की तीव्र प्रक्रिया को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेज बना दिया है। और जो परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन, लोग अब खाना पीना, रहना, कपड़ा पहनना, हर चीज़ में परिवर्तन हो गया, सोच, थिंकिंग, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। किसको देख, कहीं ना कहीं पश्चिमी अंग्रेज़ों को देख के, उनके पहनावे को देख कर, या हर चीज़ को जो अब हर टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालता है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम गांव से शहर की ओर परिवर्तन है। लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, तब भी उनकी थिंकिंग में, उनके विचारों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन गई है, मतलब आना और जाना, गांव से शहर, शहर से गांव, एक आम प्रक्रिया बन गई है जो गांवों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। राव ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी प्रभाव को 3 अलग अलग स्थितियों में दिखाया है। उन गांवों में शहरी क्षेत्र का रोजगार उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है, जहां से बड़ी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में आ जाते हैं। ऐसे गांव जो नगरों के नज़दीक होते हैं, वहां आवर्जित कामगारों का जमा हो जाता है। वहां से लोग आने लग जाते हैं, काम करने के लिए जमा हो जाता है, जो काम करते हैं, और उन्हें आवास, विपणन और सामाजिक कर्म व्यवस्था की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अंत में मतलब उन्हें कहीं ना कहीं घर की समस्या होती है, वो जो काम करने के लिए बाहर निकलते तो घर की समस्या होती है, हर चीज़ की समस्या होती है जब कोई भी गांव से बाहर आता है या गांव से किसी दूसरे शहर में जाता है काम करने के लिए। तो अंत में महानगरों के विकास की प्रक्रिया में कुछ गांव शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण अंतर्निवास बन जाते हैं, रूरल पॉकेट्स जिसे कहते हैं वो बन जाते हैं। इस प्रकार गांव के लोग शहर के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रत्यक्ष भाग ले पाते हैं। श्रीनिवास के अनुसार दक्षिण भारत की बात की गई है, साउथ की तरफ की। दक्षिण भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया में जाति घटक मौजूद है और ब्राह्मण वह प्रथम जाति है जिसने शहर के लिए पहली बार गांव छोड़ा था। याद रखिएगा, जिसने शहर के लिए पहली बार गांव छोड़ा था। और पश्चिमी शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक व्यवसायों से लाभ उठाया था। इसके साथ ही चूँकि उनके पास उनकी पैतृक भूमि मौजूद थी, उनके पास संपत्ति थी, भूमि मौजूद थी, तो ग्रामीण सामाजिक आर्थिक क्रम परंपरा में भी वह उच्च स्थान पर निरंतर प्रतिष्ठित थे। उन्हें शहरों में भी जाके कोई नीचा काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके पास इतनी भूमि थी कि वो आराम से जीवन व्यतीत कर सकते थे वहाँ पे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के लगभग सभी गैर काश्तकार पदों पर भी कमावेश उन्हीं का वर्चस्व कायम रहा। जो काम की बात की जाए तो उसमें भी बहुत उन्नत पे थे। 1930 के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन और आर्थिक मंदी ने दक्षिण के ग्रामीण क्षेत्रों के ब्राह्मणों को महानगरों में प्रस्थान करने पर मजबूर कर दिया। प्रव्रजन के परिणाम स्वरूप शहरी धन प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होता रहा। शहरी धन का प्रवाह जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होता रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि लोग जो गांव से जो शहर जाते थे, अब वो शहर में कमाने लगे, तो वो अपना धन कहाँ भेजेंगे, गांव में भेजेंगे, क्योंकि उनके वहाँ पे बीवी बच्चे सारे हैं, तो परिवार वहाँ पे हैं, तो इसलिए वो धन, तो शहरी धन का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होता रहा। प्रव्रजक नियमित रूप से अपने गांव धन भेजते हैं। इस धन की सहायता से उनके आश्रित अपना
अपना कर्ज अदा करते हैं, घर बनवाते हैं और बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। तो जो पैसे भेजते हैं उनसे ये सब कार्य होते हैं। घर बनवाते हैं अपना, जिनकी झोपड़ी होती है वो अपना घर बनवाते हैं, पक्के बच्चों को पढ़ाते हैं। भारत की अभी भी ऐसा होता है, जो ग्रामीण शहर में आता है, शहरी उसमें आता है, तो उसको ये सब अभी भी करता है। पैसे भेजता है, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाता है, घर बनवाता है और भी जो भी क्रियाएं कृषि से संबंधित उसमें लगाता है। भारत के शहरी केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के केंद्र बन गए हैं। वर्तमान में अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं शहरों से निकलकर गांवों में फैलती जा रही है। उदाहरण के लिए पैंट, शर्ट, टाई, स्कर्ट, जीन्स आदि जैसे आधुनिक वस्त्रों का फैशन शहरों से अब गांवों में फैलता जा रहा है। इसके अलावा रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, कंप्यूटर, इंटरनेट, फ़ोन जैसे संचार माध्यम में वृद्धि होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के नए नए विचार एवं सिद्धांत फैलते जा रहे हैं। शहरी जीवन शैली जो शहरों में पनपती है, धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है और ये प्रक्रिया इस बात पर निर्भर है कि ग्रामीण क्षेत्रों की निकटता शहर से कितनी दूर है। इसका अर्थ ये है कि जो गांव शहर के बिल्कुल सटा होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं जल्दी चीज़ें है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सब जल्दी पहुँचता है, और जो दूर होता है वहाँ पहुँचती तो है लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे थोड़ा सा ये बाकी है, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। बस ये बात इसी में निष्कर्ष में बताया गया है कि ये कहा जा सकता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया एक अलग घटनाक्रम नहीं रही है। वर्तमान समय में व्यावसायिक विविधता मतलब हर कोई काम अलग अलग लोग करते, अपने मेहनत के अनुसार वो प्राप्त करते हैं। साक्षरता, शिक्षा और जनसंचार आदि के प्रसार की संपूर्ण व्यवस्था के साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क में वृद्धि हुई है। शहरी नौकरियों और जीवन यापन की अन्य सुख सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई हैं। शहरी केंद्रों से ही कृषि के विकास की अनेक आधुनिक तकनीकें और ग्रामीण विकास के विविध संस्थागत ढांचे सर्जित किए जाते हैं। बड़े पैमाने पर कृषि का वाणिज्यीकरण भी शहरीकरण की प्रक्रिया के कारण सुगम हो गया है। इस प्रकार कृषि की आवश्यकताओं के लिए मशीनों की ज़रूरत ने शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण यूनिटों के विकास को पोषित किया है। तो इसमें हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी, किस प्रकार लोग इधर से, अगर आपने सुना होगा तो आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा। तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे, मैं आपको बता दूं, इसमें हम करेंगे शहरी सामाजिक संरचना, शहरों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहीं तक समाप्त करते हैं, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।